वेलकम टू परचम पीएससी। अपने एमपीजी के क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने फोर्थ लेक्चर में देखेंगे एमपी से संबंधित कुछ मेजर आर्ट्स, स्कल्पचर्स, फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक डांसेस, लिटरेचर, ओरल लिटरेचर और मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स और उनसे जुड़ा हुआ जो फोक लिटरेचर है, साहित्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने 3 सेशंस में इंट्रोडक्शन टू एमपीजी के हिस्ट्री ऑफ एमपी के अंदर हमने मेजर डायनेस्टीज़ के बारे में बात कर ली है और फ्रीडम स्ट्रगल में मेजर सेंटर्स, मेजर फिगर्स और जो ट्राइबल रेजिस्टेंस था अंग्रेज़ों के समय पर उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आर्ट एंड लिटरेचर, स्कल्पचर आर्ट्स और डांसेस, फेयर, फेस्टिवल वगैरह से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, साथ ही ट्राइबल कल्चर के अंदर जो मेजर पोर्शंस आते हैं आर्ट्स के, उनको कवर करेंगे और ओरल लिटरेचर पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे ओरल लिटरेचर मेक्स अ ग्रेटर चंक ऑफ द लार्जर एमपी लिटरेचर एंड ओरल आर्ट्स। चलिए, इसमें फिर कुछ मेजर जो ट्राइब्स हैं उनकी बात कर लेंगे, जैसे भील, गोंड, बैगा वगैरह है, और मेजर फेस्टिवल्स में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की भी बात करेंगे, और टेम्पल और जो खजुराहो, सांची या ग्वालियर स्टाइल के आर्ट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू हम इसका देख लेते हैं कि कैसे इवॉल्व हुई है आर्ट और एमपी में, कहाँ तक हमें उसको देखना चाहिए या कैसे कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक एज, सबसे पहले हम आर्ट की बात करते हैं, क्योंकि आर्ट इन द वेरी बिगिनिंग इमर्ज्ड एज अ फॉर्म ऑफ रॉक आर्ट। पहले कोई इतना अच्छे तरीके का सुसभ्य किस्म का आर्ट हमारे पास नहीं था जैसा आज है। आज हम पेंटिंग्स कर लेते हैं, रॉक आर्ट आज भी उतना ही फेमस है। उसके अलावा बहुत सारे साधन हमारे पास हैं जिनसे हम आर्ट को परस्यू कर सकते हैं, बट इन दी ओल्डर टाइम्स हमारे पास सिर्फ पत्थर थे और कुछ औजार थे। तो उन औजारों की मदद से हमने पत्थरों को काटना सीखा और उन्हें फॉर्म देना स्टार्ट किया। तो अर्लियर पीरियड ऑफ आर्ट जो था वो मेजरली रॉक बेस्ड था, और इन रॉक्स के माध्यम से हम अपने जो डेटीज थे, चाहे देवी देवता हों, इष्ट देव हों, या फिर बाद में जो बड़े धर्म फैले जैसे जैन हुआ, बौद्ध हुआ, सनातन में जो पुराने विष्णु और शिव के जो अवतार हुए, उनकी जो तस्वीरें हमने बनाई पत्थरों के माध्यम से, जो कलाकृतियां बनाई, उसको हम आर्ट का एक फॉर्म मानते हैं। बाद के काल में जब खुदाई होती है ऐसे स्थानों की, जैसे चाहे वो हड़प्पा के स्थान हो या अन्य स्थानों पर मिलने वाली अलग अलग सभ्यताएं हों पुराने समय की, खोज में, उत्खनन में, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में जो निकलता है वो पत्थर ज़्यादा निकलते हैं। आज भी अगर आप एमपी में भी किसी इलाके में अगर खुदाई करते हैं या आर्कियोलॉजिकली हमें प्रूफ जहाँ पर मिलते हैं, तो बहुत अच्छी सुगठित और बहुत बेहतरीन किस्म की आर्ट नहीं मिलती। पत्थरों को इस तरीके से काटा गया है कि एक हमें तस्वीर मिल जाए कि ये हमारी डेटी है, उसके अलावा कोई बहुत परिष्कृत कला हमें उसमें नहीं मिलती। कोई उच्च दर्जे की हमें ऐसी कला नहीं मिलती जो जिसे आज हम कह सकें कि आज के स्तर से मैच कर सकते हैं। बाद के कुछ मंदिर हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें निश्चित तौर पर ये कला और ज़्यादा रिफाइन हो गई थी, परिष्कृत हो गई थी। अर्लीस्ट जो पीरियड था अपर पेलियोलिथिक जिसे हम कहते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स हमें मिले हैं वो मेजरली लार्जर लीनियर फिगर मिले हैं। चाहे वो शिवलिंग कह सकते हैं, आपके ज़्यादातर शिवलिंग हमें मिलते हैं, या फिर चकोर पत्थर के ऊपर सिर्फ अपने डेटी की गर्दन नुमा एक गोल आकृति बना करके 2 आंखें और नाक वगैरह की आकृति इस तरीके से हमें मिलती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की फोटोज मिल जाती हैं, जैसे सरस्वती के जहाँ फोटोज हैं, या जो रॉक आर्ट है उसमें हमें वीणा जैसा कुछ मिलता है, या पशुओं की, बंदरों की इस तरीके की आकृतियां हमें ज़्यादातर मिलती हैं। उसके अलावा इनका जो कलर होता था वो डार्क रेड और ग्रीन कलर के ज़्यादातर अपर पेलियोलिथिक एज के बनाए गए हैं। मैसिव एनिमल्स के भी हमें साइंस मिलते हैं, चाहे वो राइनो हो चाहे टाइगर हो, ये कलाकृतियां हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, मेसोलिथिक पीरियड में हमें देखते हैं वो जो आकृतियां थी वो छोटी हो जाती हैं, शिवलिंग का आकार छोटा हो जाता है। उसके अलावा हंटिंग सीन्स हमें देखने को मिलते हैं विच इंडिकेट कि उस समय पर शायद खेती शुरू हो गई थी, खेती के उपकरण शुरू हो गए थे, और जो गाय है या बैल है उनकी आकृतियां बार बार देखने को मिलती हैं बिकॉज दे वर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ दोज पीरियड्स। समझ गए? तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है ह्यूमन का, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का और कल्चर का एवोल्यूशन हो रहा है, वैसे वैसे हमारी जो आर्ट है वो भी मॉडर्नाइज होती जा रही है विद टाइम। फिर कैल्कोलिथिक पीरियड में हम देखते हैं कि क्रॉस हैचिंग और जियोमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं हमें, और इसमें जो फार्मर्स का कॉन्टेक्ट है या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, चैरियट्स हैं,
घोड़ा गाड़ी है, उस तरीके के हमें चिन्ह देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि हमने पहिए का आविष्कार कर लिया था एंड नाउ वी वर एबल टू ट्रैवल लार्जर डिस्टेंसेस इन स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दिखाता है ह्यूमन के एवोल्यूशन को। उसके बाद हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो जो ह्यूमन सेंट्रिक डिपिक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स है, चाहे वो ब्राह्मी हो, चाहे देवनागरी हो, चाहे शंख हो, इस तरीके की घोड़ों के ऊपर बैठे मनुष्यों की तस्वीरें, बकरियों की तस्वीरें, भेड़ों की तस्वीरें, ये हमें ज़्यादातर गुफाओं में देखने को मिलती है। अभी भीमबेटका वगैरह की जब बात करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर कि कैसे आर्ट एवोल्यूशन हुआ और वो जो तस्वीरें हमें मिलती हैं हम कैसे आइडिया लगाते हैं कि कौन से समय की है। बिकॉज हमने मान लिया कि ये तस्वीर इस समय की है, तो वो हम रॉक की एज से भी पता लगाते हैं, साथ ही उनके ऊपर जो उकेरे गए शब्द हैं उनसे पता लगाते हैं। बाद में जो आर्ट थी वो मेजरली स्क्रिप्ट्स की तरफ चली गई। हम शिलालेख देखते हैं, अभिलेख देखते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि इन लोगों ने स्क्रिप्ट भी इवॉल्व कर ली थी। सबसे पहले अपने डेटीज़ की, प्रकृति की पूजा, उसके बाद उसका परिष्कृत रूप, उसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, उसके बाद हम घोड़े गाड़ियों की तस्वीरें, बैलों आदि की तस्वीरें और किसान के साथ उसका ज़्यादा तालमेल देखते हैं कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी। और लास्ट जो स्टेज है उसकी वो स्क्रिप्ट है कि स्क्रिप्ट हमें बहुत जगह पर देखने को मिलती है। तो ये जो रॉक आर्ट है ये इस तरीके से इवॉल्व हुई है, इसमें इतने तरीके के फेजेज आए हैं। अब आप समझो कि रॉक आर्ट के मेजर साइट्स एमपी में कौन कौन से हैं और वहाँ पर किस तरीके की आर्ट हमें देखने को मिलती है एंड इट रिलेट्स टू विच टाइम पीरियड ऑफ एमपी। सबसे पहले आप भीमबेटका आइए, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भीमबेटका है। अगर आप लोगों ने विजिट नहीं किया है, नहीं देखा है, फोटोज़ में भी नहीं देखा है, ऑल्दो हिस्ट्री में एक मेजर पोर्शन जब आप छठी, सातवीं, आठवीं की एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, तैयारी के दौरान पढ़ी होंगी, नहीं तो स्कूल में जब आप रहे होंगे तो आपने देखा होगा, भीमबेटका का नाम कम से कम आपने ज़रूर सुना होगा। तो इन गुफाओं में क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है? अभी फिलहाल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2003 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके अलावा अगर एक मार्कर क्वेश्चन तो सॉरी, उसमें वीएस वाकंकर ने 1957 में इनको खोजा था, मींस पोस्ट इंडिपेंडेंस इट वाज आवर ओन डिस्कवरी। इसमें 700 रॉक शेल्टर्स हैं और ये विंद रेंज की 7 अलग अलग पहाड़ियों पर, चोटियों पर, हिल्स पर फैले हुए हैं। तो 700 से ज़्यादा रॉक शेल्टर है। रॉक शेल्टर का मतलब कि एक गुफा नुमा कोई आकृति बनी हुई है या कोई बड़ी चट्टान है, उसके नीचे से आपने शेल्टर खोज लिया। 700 किस्म के रॉक शेल्टर्स यहाँ पर पाए गए हैं। जू रॉक बेसिकली इनको कहा जाता है। इनमें करीब 450 फिगर्स हैं और 15 डिफरेंट एनिमल्स एंड स्पीशीज़ का इस पे पोर्ट्रेट दिखाया गया है। ये दिखाता है कि उस समय की जो हिस्ट्री है, उस समय की जो बायोडाइवर्सिटी है, दैट वाज वेरी रिच। अब लोग उस तरीके से परिष्कृत नहीं थे कि वो बहुत बेहतरीन कलाकृतियां बना सके, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे तो ये इस तरीके की आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। आई एम नॉट श्योर कि आप कितना अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये तस्वीर सिर्फ पत्थर के ऊपर कोई कलाकृति कर दी गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये एक बड़ा रॉक है और उस रॉक के ऊपर कुछ मानवीय, आदम और कुछ पशुओं के चिन्ह उकेरे गए हैं। जैसे ये यहाँ पर आपको दिखेगा, एक व्यक्ति का तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है और ये जानवरों से संबंधित जो तस्वीरें हैं वो बनाई गई हैं। उसके बाद अगर आप ये देखोगे, ये भी भीमबेटका की गुफा के चित्र हैं, जो अंदरूनी 450 चित्र मिलते हैं। उन 700 जो शेल्टर्स हैं उनमें से 450 में से जो अलग अलग स्पीशीज हैं 15 तरीके की, उनका बनाया गया है। ध्यान से देखने पर पाओगे कि यहाँ पर शायद गाय की तस्वीर है, ये हिरन की तस्वीर है और ये गज की या हाथी की तस्वीर है, ये शेर की तस्वीर है। तो आपको पता चलता है कि ये लोग कुछ डिपिक्ट करना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे। इस तरीके की कलाकृतियां समय समय पर बनाई गई हैं और पाई गई हैं। और बाद में जो मेजर साइट्स हैं, जैसे नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक साइट है आदमगढ़। तो इस आदमगढ़ में नर्मदा नदी के किनारे जो बसा हुआ है, एनिमल डोमेस्टिकेशन इन इंडिया के प्रूफ हमें पहली बार देखने को मिलते हैं कि पुराने समय में भी, अपर पेलियोलिथिक की अगर आप बात करें, उस समय पर एनिमल डोमेस्टिकेशन की तरफ शायद ये लोग बढ़ गए थे या इन्हें पता था कि ये एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी तस्वीरें इन्होंने बना दी। फिर पचमढ़ी है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में ही, इसे डीएच गॉर्डन ने और जीआर हंटर ने खोजा था। और ये जो शेल्टर्स हैं इनमें आपको डियर दिखेंगे और बारहसिंगा जो होता है जानवर, पशु, उसके भी आपको तस्वीरें इसमें दिखेंगी। अब इसमें अलग अलग थीम्स हैं, जैसे एक में आपको ट्राइबल लाइफ दिख जाएगी, ये जो पचमढ़ी है इसमें, साथ ही धनुष और तीर कमान आदि भी आपको दिखेंगे और डांसिंग पोस्चर्स, लोग नाचते हुए आपको इन कलाकृतियों में दिखते हैं। उसके बाद
चतुर्भुजनाथ नाला है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। ये सबसे बड़ी और सबसे लंबी रॉक आर्ट है और आर्ट गैलरी की तरीके से काम करती है। गांधी सागर डैम के नज़दीक ये बनाया गया है, पाया जाता है। इसमें क्या है, बहुत सारे हजारों फिगर्स हैं और इनका जो टोटल मकसद है या टोटल जो इनका लक्ष्य है वो है कि जितने भी हंटिंग ट्रैप हो सकते हैं उनको दिखाना। तो डोमेस्टिकेशन का तो ये डायरेक्ट सिंबल नहीं है, क्योंकि पहले ये जानवरों को पकड़ते थे और मे भी शायद उनको खाने के तौर पे इस्तेमाल करते थे या डोमेस्टिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। आप इससे अंदाज़ा ही सिर्फ लगा सकते हैं, बिकॉज कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। फिर जावरा एक जगह है रायसेन ज़िले में, ये भीमबेटका के नज़दीक है और जावरा जायंट के नाम से इसे जाना जाता है और उसी के लिए फेमस है। मैसिव ह्यूमन फिगर यहाँ पर बना हुआ है जो दिखाता है कि या तो उस समय के लोग बहुत भारी भरकम ऊंचे कदकाठी के हुआ करते थे या ये उनका कोई डेटी था जिसे वो पूजते थे और उसका सिंबल इन लोगों ने बना रखा था। उसके बाद थीमेटिक और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसके, मतलब कि क्या सिंबलाइज करती हैं ये आर्ट और क्या बताती हैं हमें उस समय के बारे में, ये समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो बताती हैं वो इसके आर्थिक पक्ष है कि इकॉनमी कैसे काम करती थी। तो इकॉनमी मेजरली एनिमल ड्रिवन थी, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा लोग प्रेम करते थे या वो उनके आर्थिक साधन के रूप में इस्तेमाल होते थे। चाहे एग्रीकल्चर करने के लिए गाय बैल का इस्तेमाल हो, आर्थिक विकास उन्होंने इसी तरीके से किया होगा एनिमल्स के बेसिस पे, या ये हो सकता है कि वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और ये जो सिंबल्स हैं इन्हें पूजते रहे हों शायद वो। अब ये हंटिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे, उनको मार करके शायद खाने में भी उसका प्रयोग करते थे। जैसे डियर है, हिरण को इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस के भी इन्होंने चित्र बनाए जो शायद ये इकट्ठा करते रहे हों। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपनी लाइफ डिपिक्ट कर रहे थे वहाँ पर और हमें उन्हें समझना है और एक अंदाज़ा लगाना है हमने कि कैसा उस समय का व्यक्ति रहा होगा। फिर सोशल लाइफ के बारे में क्या बताते हैं, जैसे जो चित्र हमें मिले हैं जिसमें लोग हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, ऊंची कदकाठी के फोटो बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि आदमी या तो विशालकाय रहे होंगे। और साथ मिलके नाचने का मतलब ये होता है दैट देयर वाज अ सेंस ऑफ सोसाइटी एंड पीपल यूज्ड टू लिव टुगेदर। तो शेल्टर्स में जो 700 शेल्टर हैं उसमें शायद एक पूरी सभ्यता रहती थी, आदिम सभ्यता रहा करती थी, फैमिली भी थी वहां पर और बरियल्स भी मिले हैं। इसका मतलब लोग अपने जो मुर्दे होते थे या जब उनका जीवन समाप्त हो जाता था दे यूज टू बरी देम। उसके बाद जो रिलीजियस लाइफ थी वो एनिमल्स और डेटीज के अराउंड रिवॉल्व करती थी और रिचुअलिस्टिक मास्क उसको दिया गया है इन देयर फोटोज, इन देयर पिक्चर्स। तीन चीजें हमें ये बताते हैं जो ये आर्ट है, रॉक्स वगैरह हैं। ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, आपने देख लिया होगा किस तरीके के चित्र बने हुए हैं। इससे ज्यादा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता और अपने आप में बहुत बड़ी बात एक ये है कि इस तरीके से उकेरा गया, किस मटेरियल का यूज किया गया या कैसे उन लोगों ने इसी पत्थर को चुना ये आकृति बनाने के लिए, दैट इट इज सो लॉन्ग लास्टिंग, इतने समय तक ये टिकी हुई है। ये अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन कलाकारी की हुई है, शायद उस समय के बहुत बेहतर कलाकारों के द्वारा बनाई गई होंगी। फिर कलर किया गया है इनमें, किस तरीके का, लाल, सफेद, हरा और जो बाइंडिंग मटेरियल है इसका वो ऐसा यूज किया गया है कि ये आज तक टिकी हुई है। अब ये बेसिकली गेरू है, जो लाल रंग है ना वो गेरू या जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं, हेमेटाइट कहते हैं, उससे लिया गया है। सफेद जो रंग है उसमें चूने का इस्तेमाल किया गया है, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं या केओलिन क्ले भी कहा जाता है। ग्रीन में जो कॉपर मटेरियल्स होते थे जो अपर पेलियोलिथिक लेयर में पाए जाते थे उनका इस्तेमाल इन लोगों ने किया है, इसीलिए ये आज तक चित्र बने हुए हैं। अब तो इनको खैर हम प्रिजर्व भी कर रहे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है तो हमें वहाँ से भी थोड़ा सा फंड मिलता होगा ताकि हम इनको प्रिजर्व कर सकें। फिर ये जो आर्टिस्ट थे ये मिनरल पाउडर को वाटर के साथ मिलाते थे और एनिमल फैट भी उसमें ये लोग यूज करते थे ताकि लॉन्जिविटी हो आर्ट की और उसका रंग जो है वो बेहतर तरीके से रॉक पर दिख सके। तो ये रॉक आर्ट है। अब एमपी में ऐसा क्या है कि एमपी में ही ये मिला और एमपी में ही इसका ज़्यादा प्रयोग किया गया और हमें कहीं ऐसी आर्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा महाराष्ट्र में हमें कुछ ऐसे सीन्स मिलते हैं, तो एमपी में ही क्यों किया गया?
एमपी में इसलिए क्योंकि जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वो अपने आप में बहुत बड़ी श्रृंखला है, एक पूरी सभ्यता के बसने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। रॉक ने उनको शेल्टर दिया, तो हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलती है पूरी विंध्यन रेंज में इस तरीके की रॉक आर्ट की। उसके अलावा जो विंध्य और सतपुड़ा के सैंडस्टोन है वो एक नेचुरल कैनवस की तरह काम करते हैं। वहां पर भित्ति चित्र उकेरे जा सकते हैं जिनसे वो ज्यादा लंबे समय तक टिक सके, चाहे गर्मी सर्दी बरसात के कारण हो। और एक अनुमान के अनुसार लगभग 30,000 वर्ष इस आर्ट को हो चुके हैं, बट इट इज स्टिल एज इट वॉज। अब हमें ये नहीं पता पहले कैसी थी, बट आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में ये है। फिर जो नेचुरलिज्म है उस जगह का, जो मिजोलिथिक स्टिक फिगर्स हैं जिन्हें डायनामिक स्टाइल में बनाया गया है, उन्हें वर्ल्ड क्लास तो माना ही जाता है। क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं, एक तो इतने लंबे समय तक किसी आर्ट को रख पाना, दूसरा उस समय इस आर्ट को बना पाना। आज भी अगर आप देखोगे तो जो आर्टिस्ट्स हैं उनके अलावा कितने ही लोग ये बना पाते होंगे। अगर आपको कहा जाए कि इस पत्थर पर कुछ ऐसा उकेर दीजिए जो 30,000 साल तक रहे, तो आप शायद नहीं कर पाएंगे। तो उस समय लोगों के पास आर्ट थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये कुछ साइट्स हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है, तो ये साइट्स आपको याद करनी है, उनकी लोकेशन कहाँ पर है और वो किस कैटेगरी में है। जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या वो आर्ट हमें क्या दिखाती है। कोई आर्ट हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन दिखाती है, कोई एग्रीकलचर दिखाती है, कोई इकोनॉमी का सर्कल दिखाती है, कोई सोसाइटी, फैमिली, इस तरीके की चीज़ें जो आर्ट डिपिक्ट करती है उसको आपने समझना है और देखना है। तो भीमबेटका है, आदमगढ़ है, कथौटिया है, मांडादेव है और बनियाबेरी है। ये सारे आपको याद करने हैं और कहाँ कहाँ पर है उनकी लोकेशन और उनका स्टेटस, बस इतना आपको समझना है। फिर मैंने आपसे आगे कहा था कि जब आदमी थोड़ा सा सुसभ्य हो गया, सुसंस्कृत हो गया, तो आदिम काल की तो हमें मान लीजिए आर्ट मिल गई, रॉक आर्ट मिल गई। जब आदमी का विकास हुआ तो उसने टेम्पल्स बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि धर्म और ज़्यादा संगठित हो गया था। आदिम काल में जो धर्म होता था वो कर्म कांडों से संबंधित या अपने जो लोकल डेटीज होते थे उनके अराउंड रिवॉल्व करता था, और लोग अपनी छोटी छोटी मूर्तियां बना करके, ग्रुप में डांस करके, प्रकृति को खुश करके, उसके बारे में पद कह करके इस तरीके से अपने जो ईश्वर या इष्ट थे उनके प्रति अपना भाव प्रकट करते रहे थे। लेकिन बाद के समय में जब धर्म सुसंगठित हो गया और धर्म को एक संहिताबद्ध कर लिया गया, चाहे वो बौद्ध काल में हो, चाहे जैन के काल में हो, जैन धर्म के काल में हो, तो तब इन लोगों ने मंदिर बनाना और अपने जो डेटी थे, अपने जो इष्ट थे, उनकी और बेहतर मूर्तियां बनाना स्टार्ट किया। तो इससे हमारे जो टेम्पल स्कल्पचर है और टेम्पल आर्ट है उसका विकास होना शुरू हुआ। दो बड़ी शैलियां आप जानते होंगे, नागर और द्रविड़ शैली, फिर उसमें एक बेसर शैली भी आती है, वो बाद में जिसका विकास हुआ था। तो ये लोग कैसे बाहर से जो आर्ट्स आती थी उसमें गांधार शैली का, मथुरा शैली का, इन सब का तो विकास हुआ, लेकिन यहाँ से जो शैली निकली वो शुरुआत के काल की है, जिसे बौद्ध और जैन संस्कृति के तहत हम पढ़ते हैं। इन लोगों ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध के, महावीर जैन के, या जो तीर्थंकर हुआ करते थे जैनों के, उनकी तस्वीरें बनाना शुरू की। पहले हम लिंगम देखते थे कि एक पत्थर का टुकड़ा हमने लिया लंबा, उसको हमने लिंगम बना दिया और उसकी पूजा कर ली, पत्थर की पूजा कर ली बेसिकली। बाद में डेटी बनाना स्टार्ट किया। तो इसी काल को हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। और चूंकि उस वक्त बुद्धिज्म का विकास हो रहा था, गुप्त काल अपने उरूज पर था, इट वॉज ऑन इट्स हाइएस्ट नोट। पैसा भी था इन लोगों के पास, व्यापार भी था, समृद्धि भी थी, शांति भी थी, और धर्म का भी विकास हो रहा था। तो इन लोगों ने आर्ट की तरफ जाने का फैसला किया। आर्ट उस समय पर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। तो जो गुप्त काल की आर्ट है उसको स्वर्ण काल मानते हैं हम कला की दृष्टि से, क्योंकि उस समय पर गुप्त जो स्कूल था, जिसको आप गुप्त काल की कला के नाम से भी पढ़ते हैं, गुप्त स्कूल का उदय हुआ 4वीं से 6वीं सेंचुरी सीई के आसपास। उसमें उदयगिरी, ईरान और तिगावा जो है वो मेजरली जो बड़े सेंटर्स थे वो माने जाते थे। गुप्त स्कल्पचर मध्य प्रदेश में जो फैल रहा था उसके साथ ही जो शांत रस है उसका ज्यादा प्रभाव आपने को देखने को मिलता है। अब ये नवरस का सिद्धांतिक है। नवरस में क्या होता है, आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि 9 रस होते हैं। 9 रसों में अलग अलग प्रकार से आर्ट के दृष्टि से, आर्ट की नज़र से उकेरा जाता है। जैसे आप बंगाल में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको माँ काली के कई रूप देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक रौद्र रूप भी देखने को मिलता है। रौद्र एक रस भी है जिसमें जो डेटी है वो गुस्से में है। फिर आपको कई जगह पर आज अगर आप देखेंगे तो हास्य रस में जो डेटीज हैं उनकी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे
अक्सर कुबेर की जो तस्वीर है वो आपको हंसते हुए दिखती है। फिर कई आपको विभत्स रस देखने को मिलता है। तो कला का नाम ही दरअसल ये है कि तस्वीर को देखने पर आपको क्या हो रहा है, किस रस की अनुभूति हो रही है, कैसा आपकी मनोदशा और मनोभाव बदल रहे हैं, वही उस कला का रस होता है। तो ये जो गुप्त काल की कला है और इसके जितने भी सेंटर हैं, उदयगिरी और तिगावा वगैरह, यहाँ पर जो कला बनाई जा रही थी या बन रही थी गुप्त काल की, वो शांत रस में ज्यादा ढली हुई थी। जो मूर्तियां हैं उनमें कोई भाव नहीं है, बस एक शांति है। जैसे आप बुद्ध की अक्सर तस्वीर देखते होंगे तो आंखें बंद करके बस वो बैठे हैं, तो इसमें शांत रस की अनुभूति आपको होती है। पांचवी जो केव है वो आपको बताती है कि उदयगिरी में जो वराह था, वराह एक अवतार हुए विष्णु के, उनकी जो तस्वीर मिलती है केव 5 से, वो हमें दिखाती है कि धरती का एक भगवान है, वराह अवतार, वराह के ऊपर जो उसकी नाक है, उस पर जो सींग है, उस पर धरती टिकी हुई है ना। और ये आज तक मान्यता है कि सींग पर धरती टिकी हुई है और जब वो सींग सर हिलाते हैं तो भूकंप आते हैं। ये मान्यता आज भी है, अब देहात में जाएंगे तो ये बताता है कि जो जो ऑर्डर है वो ज़्यादा ज़रूरी है और जो अशांति है उसके ऊपर ऑर्डर को इन लोगों ने रखा। और जो हायर सेल्फ है आपके इंडिविजुअलिटी का, उसको अचीव करने के लिए आपको इसी तरीके से सांसारिक चीज़ों को अपने ऊपर रखना होगा या उनमें घिरना नहीं होगा। बाद में इसके सरफेसेस की बात और जो इसके कला का पक्ष है उसकी बात इन लोगों ने की है कि कैसे ये ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जो भाव हैं वो ज़्यादा क्लियरली डिपिक्ट होते हैं इसमें। फिर 10वीं से 12वीं सदी के बीच में एक और आर्ट पैदा हुई टेम्पल की, जिसे चंदेल स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। इस चंदेल स्कूल में बेसिकली ये अपने मिथुन के लिए फेमस है। मिथुन आप जानते होंगे, एरोटिक फिगर्स जो होते हैं उनके लिए फेमस है। और जो सुरा सुंदरीज हैं, इनके ज़्यादातर तस्वीरें चंदेल आर्ट के दौरान बनाई गई थी। इसके भी दो कारण हो सकते हैं। देखो, पहला तो ये जो है डायनेस्टी अपने आप में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करी, बहुत लंबे समय तक इन लोगों ने राज किया। तो इस समय काल में जब आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं हो रहा, आपको कोई खतरा नहीं है, तो आप इस तरीके के व्यसन में, इस तरीके के जो राज होते हैं उसमें ज़्यादा उतर जाते हैं। तो मूर्तियों को मेकअप करना, है ना, या उनमें रत्न जड़ देना, इस तरीके की कलाकृतियां बनाई गई और उनका प्रयोग किया गया। अब टेक्निक क्या यूज करते थे? जो पत्थर होते थे या जो मंदिरों के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उनमें ये पत्थरों को गहरा काटा करते थे। साथ ही जो फिगर्स होते थे उनको वॉल में इस तरीके से जड़ दिया करते थे कि एक पूरा ड्रामेटिक प्ले डिपिक्ट हो जाए। आपने ऐसे बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जिनके जो मुख्य द्वार हैं या जो जिनकी दीवारें हैं, उनके ऊपर पूरे पूरे महाभारत के चित्रण किए गए हैं, युद्ध के चित्रण किए गए हैं, पूरी कथा उन्हीं पत्थरों के माध्यम से कह दी गई है एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से। फिर आपने ऐसे भी आर्ट देखे होंगे जिनमें दो पत्थर हैं और उन दो पत्थरों को आपस में इस तरीके से जोड़ा गया है जिससे कड़ी बन जाए। आपने एक चेन देखी होगी, चेन, तो चेन में एक ये कड़ी है, इस कड़ी से कड़ी मिलाना, और वो भी पत्थर की, इस तरीके की आर्ट बनाई गई। मान लो कोई हार है, हार पहनाना है किसी मूर्ति को हार पहनाना है, तो पहले मूर्ति बनाई गई काट करके और फिर उस मूर्ति के गले से ही पत्थर इस तरीके से काटा गया कि वो मूर्ति का हार बन जाए। अब देखो ये कितना परिष्कृत और कितना एडवांस लेवल का रहा होगा आर्ट। ये चंदेल स्कल्पचर की बात हो रही है। ऐसी आर्ट है। अगर मैं आपसे दिखाऊं तो ये तस्वीर आप देखेंगे तो यहां पर महात्मा बुद्ध की तस्वीर बनी हुई है या इन्होंने महावीर जैन की तस्वीर बनाई है। ये तो साफ नहीं है, शायद महावीर जैन है। तो इनके जो कुंडल हैं कानों के, वो इनके कानों में पहना रखे हैं और ये बाहर से बाद में नहीं डाले गए क्योंकि इनके बीच में कोई जोड़ आपको नहीं दिखता। और पत्थर लचीला तो होता नहीं है जिसको आप तोड़ करके दोबारा जोड़ सके। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो कानों में कुंडल पहनाए गए हैं ये इसी रॉक से बनाए हैं, इसी मोनोलिथ से बनाए हैं। और ये अगर आप तस्वीर देखोगे तो इसमें आपको लोग नाचते हुए, भजन करते हुए दिखते हैं। और इसकी कटिंग अगर आप देखो तो किसी भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा बेहतर लगती है आपको। पत्थरों को बहुत गहरे तरीके से काटा गया है। ये इस समय की आर्ट की खासियत थी। दूसरा, चंदेल
टेम्पल या चंदेल स्कूल ऑफ आर्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस तरीके के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। अगर इसमें देखोगे आप, ये मंदिर अगर आप देखोगे तो पूरे मंदिर में कहीं भी आपको सपाट पत्थर देखने को नहीं मिलेगा, ना अंदर मिलेगा ना बाहर मिलेगा। जैसे आज हम मंदिर बना देते हैं, ईंटों से बना दिया या ऊपर से मार्बल आपने लगा दिया, उसको सुंदर आप बहुत बना सकते हो, लेकिन इस लेवल की आर्ट प्रोड्यूस करना कितना मुश्किल रहा होगा। इसके मुख्य द्वार से लेकर के इसके शीर्ष तक एक तो आपको कंसिस्टेंटली चढ़ाई मालूम पड़ती है कि मंदिर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, और दूसरा इसके जो नीचे का पोर्शन देखोगे जिसे आप आधार कहते हो, आधार ये इसका मुख्य द्वार है, ये इसका आधार है, और यहां इसमें सीढ़ियां लगी हुई है। तो एक तो बेस जो है वो ग्राउंड पर नहीं है, ग्राउंड से ऊंचा है। यहां पर आपको कुछ प्लेन पत्थर दिखेंगे, उसके बाद से अगर आप इसके मुख्य द्वार से चारों तरफ घूमेंगे तो आपको एक कथा कही हुई मिलेगी। पूरी कथा यहां पर उकेरी गई है कि किस डेटी ने किसे श्राप दिया, किसको वरदान दिया, फिर उसने क्या किया, कैसे युद्ध हुआ, कौन जीता कौन हारा, मरे हुए लोगों की जो छवियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इसके शिखर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ वेल कट रॉक आपको देखने को मिलती है। साथ ही जो इसके स्तंभ है वो स्तंभ आपको देखने में ऐसा लगेगा कि मोनोलिथ है, बट उनको जोड़ा गया है। जैसे एक ये स्तंभ है, ये स्तंभ ऊपर से नीचे आ रहा है तो आपको लगेगा कि ये एक ही है, जबकि ये एक नहीं है, ये स्तंभों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके बनाया गया है। अब इसकी जो बाकी बारीकियां हैं वो आप जब जब देखते चलोगे तो आपको समझ में आती जाएंगी। लेकिन एक बात जो समझने की है वो ये कि इस समय ऐसी आर्ट का विकास हो रहा था जो निश्चित तौर पर अपने समय से बहुत आगे थी, जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थी, बहुत ज्यादा रिग्रेसिव थी, बट ऑन द अदर हैंड बहुत परिष्कृत, बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत और गहन तकनीकी डिटेल्स के साथ आपको देखने को मिलती थी। ये दोनों मंदिर इसके एग्जाम्पल हैं। फिर देखो, ये रॉक आर्ट भी आप इसको कह सकते हैं, टेम्पल आर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि टेम्पल रॉक से ही बन रहे थे। फिर टेम्पल स्कल्पचर ट्रेडिशन है, उसमें आगे जो तीसरा प्रकार आता है, जैसे एक तो हमने गुप्तकाल देखा, दूसरा चंदेल आर्ट देखा, तीसरा जो सबसे बड़ा है वो कालाचूरी और परमार स्कूल है। ये भी दो बड़े डायनेस्टीज हैं। हम अपने डायनेस्टीज वाले चैप्टर में इनको देख करके आए हैं कि इन्होंने कितना लंबा रूल किया है। अब इनकी भी आर्ट वैसे ही विकसित हुई, क्योंकि जिस कला का विकास होना होता है उससे पहले का जो पीरियड होना चाहिए वो शांति भरा पीरियड होना चाहिए, तो इनके काल में भी वैसा हुआ। ये जो है कालाचूरी अपने 64 योगिनी टेम्पल के लिए जाने जाते हैं। इनके स्कल्पचर्स बड़े साइज के होते थे, और इनकी जो विशेषता है वो ये है कि यहां पर फियर्स यानी कि डरावने, तांत्रिक एस्थेटिक्स वाले और रोबस्ट फॉर्म में मिला करते थे। भारत की जो संसद है, एक बार प्रश्न भी आया था संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कि जो संसद है उसका डिजाइन कहां से लिया गया है, तो 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। 64 योगिनी मंदिर अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये तो हमारा संसद भवन है, और वो अंग्रेजों ने कॉपी किया था, किसी भारतीय ने कॉपी नहीं किया था, क्योंकि संसद तो अंग्रेजों ने बनाई थी। 1911 में राजधानी दिल्ली शिफ्ट जब करी थी, उसके बाद इन सब का विकास हुआ है। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का, राष्ट्रपति भवन आदि का अंग्रेजों ने बनाया था। और ये क्या दिखाता है? तांत्रिक एक्टिविटीज दिखाता है। तांत्रिक एक्टिविटीज किससे रिलेट करती हैं? शैव धर्म से रिलेट करती हैं, शैव पंथ से, संप्रदाय से रिलेट करते हैं। तो ये लोग क्या थे? ये शैवाइट्स थे। आप नाग डायनेस्टी देख लो, चाहे शैवाइट्स हैं, परमार देख लो, ज्यादातर शैवाइट्स हैं, कुछ बीच में वैष्णवाइट्स भी आते हैं, लेकिन शैव का ज्यादा प्रभाव उस समय पर था। परमार अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपनी एक स्टाइल विकसित की जिसको भूमिजा स्टाइल कहा जाता है, और जो इनके स्कल्पचर्स थे वो ज्यादा जियोमेट्री में थे और इंटीग्रेटेड थे आर्किटेक्चरल टावर्स, जिसको हम शिखर कहते हैं, उनके साथ साथ ही मल्टी आर्म्ड डेटीज होते थे और रिदमिक पोजेस इनके पाए जाते थे। परमार स्टाइल में ज्यादा गहन डिटेल्स, क्योंकि चंदेल ऑलरेडी ऐसा कर चुके थे। डायमेंशंस का बहुत ध्यान रखते थे, पैरामीटर्स का ध्यान रखते थे। उसके साथ साथ इनका जो आर्ट थी वो बेहद जियोमेट्रिकली साउंड हुआ करती थी।
फिर देखो, ये आर्ट हो गई हमारी, आप इसको एंशिएंट कह सकते हैं। फिर हम मध्यकाल में एंटर होते हैं। मध्यकाल में भारत के ऊपर आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं। उन आक्रमणों का प्रभाव निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की संस्कृति में भी देखने को मिला और उसकी कला में भी देखने को मिला। कैसे बदली? पेंटिंग का विकास हुआ। पेंटिंग भारत में हुआ करती थी, भित्ति चित्र आदि हम पहले से बनाते रहे, जैसे भीमबेटका में हमने बनाए हैं, लेकिन एक सुसंगठित और सुगठित तौर पर पेंटिंग का पहली बार विकास हमें मध्यकाल में देखने को मिला, जब गांधार कला, उसके अलावा मथुरा कला, या आप उसको मुगल आर्ट भी कह सकते हैं, जो मुगल बादशाहों के चित्र बनते थे। तो जब राजाओं ने देखे होंगे कि मुगल कोर्ट में तो फोटोज लगे हुए हैं, चित्र लगे हुए हैं, तो उन्होंने ऐसे कलाकारों को खोजना शुरू किया होगा और आर्टिस्ट्स का विकास और ज्यादा होना शुरू हुआ होगा। तो अब ये जो प्री मुगल स्कूल्स हैं, इनमें दो तरीके की आर्ट आपको देखने को मिलती है, और मेजरली जो ये आर्ट है ये मांडू के नजदीक विकसित हुई है, जो एक बड़ा इसका सेंटर था। पहला है मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग, 15 से 17वीं शताब्दी के बीच में इसका विकास हुआ था। ठीक है। 15वीं सदी में एक मैन्युस्क्रिप्ट छपती है, जिसे बुक ऑफ डेलिकेसीज भी कहा जाता है। अब ये जो किताब लिखी गई, इसमें आपको खाने की, पकवानों की, सुगंधों की और जो आर्ट्स हैं उनकी नॉलेज मिलती है, और इसमें पर्शियन और इंडियन जो मिक्सचर है वो आपको देखने को मिला। तो मैंने आपसे कहा कि एक कला हमारे पास थी, एक कला बाहर से आ गई, और दोनों ने मिलकर एक नई कला को जन्म दिया। अब देखो इसके क्या क्या फीचर्स आए। बोल्ड हो गई, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हो गए, कंपार्टमेंटलाइज्ड कंपोजिशन हो गई, और पेड़ आदि का भी विकास इसी कला के अंतर्गत हुआ। प्रकृति को तो हम पहले भी मानते थे, लेकिन रॉक आर्ट जब हम बनाते थे तो वहां पर पेड़ों को स्थान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस आर्ट में दिया जाने लगा। फिर बुंदेल स्कूल का विकास होता है। बुंदेल स्कूल को आप ओरछा और दतिया के आसपास स्थित पा सकते हैं। इसमें ज्यादातर जो फोकस था वो ग्रैंड म्यूरल्स पर था, जैसे लक्ष्मी टेम्पल ओरछा में आप पाते हो या दतिया के महल में पाते हो, तो जो चित्र या चिन्ह बने हुए हैं उनका साइज बहुत ज्यादा ग्रैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इन्होंने विस्तार कर दिया। अब ये जो मैं आपको लास्ट में एक बार इनका समरी दे दूंगा वैसे तो, लेकिन आप इनको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ आर्ट थी, कुछ बाहर से आ गई, और हर जो स्कूल है उसने अपने अंदर कुछ कुछ टेक्निकलिटीज बदल ली। जैसे आप इसको ऐसे मान सकते हो, जैसे आज सिंगर्स हैं, आप आसानी से जिसको समझ सकते हो, मान लो कोई सिंगर है, तो कई कई सिंगर्स होते हैं जो हाई नोट में गाते हैं, कई होते हैं जो मंद्र सप्तक में गाते हैं, कई मध्य सप्तक में गाते हैं, कई क्लासिकल गाते हैं, कई फोक गाते हैं, कई पॉप म्यूजिक गाते हैं, कई किसी अन्य तरीके से गाते होंगे, सूफी भक्ति गाने गाते हैं। तो ये जो आर्ट है ये भी उसी तरीके की है। अब कोई बहुत डिटेल्ड प्रयोग करता है, कोई बोल्ड प्रयोग करता है, कोई पेड़ों का प्रयोग करता है, किसी में ग्रैंड म्यूरल्स बने हुए हैं। बस यही अंतर आपको पता करना है कि कौन सी आर्ट किस तरीके की होती है। सॉरी। ये अगर आप देखोगे तो ऐसी आर्ट देखने को मिल रही है, जैसे जो मिडिवल स्कूल में मिनिएचर और म्यूरल है उसमें आप पाओगे कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हो गए। जैसे यहां एक चित्र बना हुआ है, ये मोस्ट प्रोबेबली राधा कृष्ण की फोटो है, ये वाली जो है राधा कृष्ण की फोटो है। यहां पर आप देखोगे कि कृष्ण का चित्र बना हुआ है, जिन्हें हम नीले रंग से दर्शा रखा है हमने। तो कृष्ण चूंकि गौर वर्ण श्याम वर्ण बताए गए, तो उनको नीले से रंग दिया। वहीं दूसरी तरफ नथ पहना करके सिर्फ एक आंख यहां पर आपको दिखाई गई, तो आप समझ गए कि इसको मिरर इमेजिंग कहा जाता है। ये भी एक कला का प्रकार होता है, मिरर इमेजिंग कहा जाता है, कि इतना आपको दिखा दिया और इसके पीछे क्या है वो आप समझ गए, आपने इमेजिन कर लिया। तो एक आंख इनकी इस तरफ है, हालांकि उतने परिष्कृत तस्वीरें नहीं है, क्योंकि नाक जो है वो आंखों से ऊपर है। अब जो आपकी नाक है वो आपकी आंखों से नीचे है, लेकिन तस्वीर में आप देखोगे तो आंख और नाक लगभग सेम लेवल पर है। थोड़ी सी ज्यादा और गैर अनुपातिक आपको मालूम पड़ती है। आंखें
आपकी नाक के प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे आपकी आंखें आपकी नाक के प्रोपोर्शन में बहुत कम है। जैसे आंखों का आकार नाक के आकार से आधा आपको जान पड़ता है, यहां आप देखोगे कि आंखों का आकार नाक से लगभग 2 गुना है। मुंह जो है, मुंह वो आंखों के बराबर आया हुआ है, मुंह आंखों के बराबर आया हुआ है। कहां इसमें ज्योमेट्री है और कहां इसमें साइज या पैरामीटर को ध्यान में रखा गया है। लेकिन आपको देखने में खराब नहीं लग रहा, देखोगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा बना है। तो ये आर्ट का एक प्रकार है। हमारी जो आर्ट थी वो जो विकसित हो रही थी वो ज्यादा सुसंस्कृत सभ्य थी। बाहर से जब हमारे ऊपर प्रभाव आए तो हमने इस तरीके की आर्ट को अपनाया, जिसे मिरर इमेजिंग कहते हैं। अब आज तो आप चलो बना दोगे, मान लो आपके बनाने की बात आई तो मान लो आपने ये माथा यहां से आप लेके ये माथा बना दिया, ये आंखें बना दी, ये आपने एक नाक बना दिया, ये मुंह बना दिया, इस तरीके से ठोड़ी बना दी। ऐसे आप आज ऐसे कुछ तस्वीर बना लोगे। लेकिन उस समय कलाकारी करना, चित्रकारी करना, वो भी बिना रंगों के करना मुश्किल टास्क रहा होगा। और जो ये कला बना सकता है वो एक अच्छी और वेल फर्निश्ड या वेल अच्छे डायमेंशन वाली भी बना सकता है। लेकिन ये प्रकार है कला का, और यही खूबसूरती है कि हम ऐसे बनाएंगे और ये हमारी पहचान बन जाएगी। इनकी पहचान बन गई। फिर ये दूसरा देखो, ये एनिमल्स वाले हैं, ध्यान से पाओगे तो इनके पैर सबके जुड़े हुए हैं। जैसे आपको इसका एक पैर दिखेगा, लाल वाले का, नीले वाले का आपको एक पैर दिखेगा, बीच में एक और है, उसका सर नहीं दिख रहा, सिर्फ पैर 2 दिख रहे हैं। यहां एक और है जिसकी पूंछ बस आपको दिख रही है, यहां एक पैर दिख रहा है। लेकिन जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो पाओगे कि 3 सियार, 3 कुत्ते या जिसकी भी ये तस्वीर है वो होंगे, और इनके पीछे कुछ छिपे हुए हैं, झुंड बनाया हुआ है, ये कुछ झुंड में पीछे छिपे हुए हैं। तो ये जो मिरर इमेजिंग वाली आर्ट है या जो गेस वर्क वाली आर्ट है उसका एक प्राइम एग्जांपल है, और ये मिडिवल टाइम्स की है। समझ गए? ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ज्यादा गहराई में आपको जाना नहीं है इसके, लेकिन हाँ कला क्या है वो पता होना चाहिए आपको। फिर देखो मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट आ जाते हैं। मॉडर्न समय पर कौन कौन सी आर्ट विकसित हुई थी, तो ये तो सारे पुराने समय से जो विकास हो के कलाएं हमारे पास आ रही थी, उसमें एक इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट का भी विकास हुआ। और इंदौर पुनर्जागरण के नाम से हम इसे जानते हैं। अर्लीस्ट जो 20th सेंचुरी थी उसमें जो डी देओलालीकर हुए, उन्होंने इसकी शिक्षा पर काम किया और लोगों को सिखाने का काम किया। तो डी देओलालीकर जो हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑफ मध्य प्रदेश माना जाता है। उन्होंने एम.एफ. हुसैन को, एन.एस. बेंद्रे को, एम.एफ. हुसैन का नाम तो आपने सुना होगा। एम.एफ. हुसैन ने भारतीय जो चित्रकला है उसमें बहुत बड़ा स्थान हासिल किया है, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द एपिटोम ऑफ आर्ट इन मध्य प्रदेश और इन इंडिया, खास करके चित्रकला में। जैसे चित्र एम.एफ. हुसैन ने बनाए उनकी कोई बराबरी नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, और भारत में कला की दृष्टि से उन्हें बहुत बड़ा समझा जाता है। ठीक है, ये एकेडमिक रियलिज्म का और इंडियन इंप्रेशनिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल, ये जो एम.एफ. हुसैन की आर्ट थी वो आपको देखने को मिलती है। एकेडमिक में क्या, टू बी लिटरली वेरी साउंड, और इंडियन इंप्रेशनिज्म का मतलब क्या कि उसमें भारतीय तत्व देना, भारतीय पुट देना। क्योंकि चित्रकला जो है वो ज्यादातर बाहर की हम देखते हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े जो पेंटिंग के हम जानते हैं वो सब बाहर के मालूम पड़ते हैं, बाहर के जान पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी विकास हुआ। ठीक है, चलो फिर देखो मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट में प्रोग्रेसिव और एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट आया। एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट को आप ऐसे समझें कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अगर आपने कभी देखी हो और उसको जानते हो, समझते हो, तो उसका कोई सिर पैर आपको मालूम नहीं पड़ेगा प्रथम दृष्टया देखने के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे आप उसको गहराई से देखते जाएंगे पाएंगे कि जिंदगी भी तो इसी तरीके की है। आपको बहुत सारे एंगल से एक साथ जुड़ते हुए मिलेंगे, आपको बहुत सारे चित्र एक चित्र में नजर आने लगेंगे। उस चित्र में कुछ नजर नहीं आएगा पहली बार में, लेकिन फिर पता चलेगा कि ये इसका भी कुछ अर्थ निकाला जा सकता है।
और पेंटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग सेंस, कि आप उससे कितना परस्यू कर सकते हैं। तभी तो एक पेंटिंग को बनाने में बहुत समय लगता है और उसको समझने में उससे भी ज़्यादा समय लगता है। दो पहाड़ों के बीच में एक कुटिया बना देना, पास से नदी निकाल देना और पहाड़ के पीछे से सूरज निकाल देना, ये कला नहीं है। ये उसका प्राथमिक रूप है सीखने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है, जब आप मास्टर हो जाते हैं इसमें, तो आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ जाते हैं या प्रोग्रेसिव आर्ट की तरफ जाते हैं। प्रोग्रेसिव आर्ट का मतलब क्या है? भारत में एक पूरा प्रोग्रेसिव मूवमेंट चला जो वामपंथ के द्वारा प्रभावित था। भारत में जो चीज़ें टैबू मानी जाती थी, जैसे महिलाओं को लेकर के हमारे समाज में बहुत टैबू है, साथ ही नग्नता को लेकर के भारतीय सभ्यता में अलग प्रकार के विचार हैं, उन टैबूज को तोड़ना, नग्न तस्वीरें बनाना, साथ ही ऐसी आर्ट बनाना जो कि पब्लिकली विजिबल होना बहुत गलत माना जाता है, खास करके महिलाओं के साथ बहुत सारे प्रयोग करना आर्ट में, ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो लोग थे, दीज वर प्रोग्रेसिव। और किसी भी मौजूदा सभ्यता को, किसी भी मौजूदा ज्ञान को चुनौती देना, चैलेंज करना, उसका रूप बदल देना, यही प्रोग्रेसिव पेंटिंग के अंदर आता है, मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। सैयद हैदर रजा है। सैयद हैदर रजा का नाम भी आपने सुना होगा। मंडला में ये पैदा हुए थे और इन्होंने बिंदु का विकास किया, जो कि इनके जो पूरा वर्क है उसका सेंट्रल थीम है। नंदलेस हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना है कि आर्ट में कितनी गहराई है या ये लोग क्या थे, एक पासिंग रेफरेंस इनका हमें पता होना चाहिए। फिर भोपाल स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हुआ, भारत भवन 1982 में बना लिया गया, और जो नए मूवमेंट इसमें स्टार्ट हुए जिसमें ट्राइबल और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्ट को मिलाया गया, उसके लिए भारत भवन भोपाल ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये ऑफिशियली एक सेंटर बन गया भारत का, जो कि इस तरीके की आर्ट का विकास करना और उसको आगे लेकर जाने का काम करता था। जे स्वामीनाथन हुए, पहले डायरेक्टर हुए रूपंकर म्यूजियम के, और उन्होंने जनगढ़ सिंह श्याम इन आर्टिस्ट को खोजा और आगे बढ़ाने का काम किया। फिर इन्होंने जनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट बनाया और जनगढ़ के नाम से ही इस स्कूल को आगे बढ़ाया। इनकी जो आर्ट थी, उसकी जो खूबियां थी, उनको आत्मसात करके जिन लोगों ने पेंटिंग की, वो इस स्कूल के अंदर, इस थॉट के अंदर, इस विचार के अंदर शामिल हो गए। ठीक है। ये लोग जो जनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट है, इसमें अपने जो गोंड प्रजाति के जो डेटीज होते थे उसको महत्व ज़्यादा देते थे। आज के दिन ये आर्ट ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, क्योंकि भारत भवन के इन्फ्लुएंस से भोपाल से ये आर्ट निकली है। अब तक हमने जो पढ़ा उसको हमने यहाँ समराइज किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि गुप्त, चंदेल, मालवा, बुंदेल, इंदौर और भोपाल स्कूल से कैसे पेलियोलिथिक टाइम से मॉडर्न टाइम्स तक एमपी की आर्ट विकसित हुई है, और उसमें कौन कौन से चरण आए हैं, उन चरणों की विशेषताएं क्या हैं, कला बनी कैसे है, और किस स्कूल ऑफ आर्ट की कौन सी विशेषता है। फिर देखो, बुद्धिस्ट आर्ट आती है। बुद्धिस्ट आर्ट के ऊपर अपने आप में एक चैप्टर है। सांची के आसपास का जो एरिया है, वहाँ से ये आर्ट निकली थी। इसमें महात्मा बुद्ध की तस्वीरें बनाना, उनको अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित करना, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को पत्थर पर उकेरना या उनको चित्रित करना, ये जो कार्य थे, इनके जरिए ये कला विकसित हुई थी हमारे देश में। और उसके बाद तिब्बत गई, बाहर गई, वियतनाम वगैरह आदि देशों में, लाओस, कंबोडिया आदि देशों में भी फैली। तो ये जो ट्रांजिशन था, ये लकड़ी से पत्थर की तरफ हुआ था। पहली सेंचुरी में 7 वाहनों का जिक्र हमने किया था, तो ये जो 7 वाहन जो थे, ये मौर्यन ब्रिक के ऊपर स्तूप बनाया करते थे और इसके बाद तोरण बना दिया करते थे। तो तोरण और पत्थर का जो विकास है वो पहली सदी से स्टार्ट होता है। फिर जातक कथाएं जो थी, उनको ये पत्थरों पर उकेर दिया करते थे कि बुद्ध घर से निकल रहे हैं तो एक व्यक्ति को बैठा देंगे रथ के ऊपर, फिर उसके आसपास 4 चित्र बना देंगे कि एक मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है, फिर साथ में एक दिखा देंगे कि एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है ना, फिर दिखा देंगे कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है। तो बुद्ध को पहली बार ये 3 चीज़ें दिखी, एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मरा हुआ। तब उन्होंने देखा कि दुनिया क्या है। फिर बुद्ध जो हैं वो घर छोड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर बुद्ध
जंगल जंगल भटकते आपको उन कथाओं में दिखाई देंगे। फिर बुद्ध निर्वाण प्राप्त करते बोधि वृक्ष के नीचे आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। फिर बुद्ध के आसपास उनके चेले और जो उनके संत समागम है वो देखने को मिलेगा। जितनी भी कथाएं हैं, जातक कथाओं में और भी बहुत सारी चीजें हैं, और जातक कथाएं अपने आप में बेसिकली संदेश देने वाली कथाएं हैं बुद्ध के जीवन में जो हुई है, जिन्होंने लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। वो सुनाने का और कहने का समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको कुछ जातक कथाएं भी कहता जिससे आपको समझ में आता कि कैसी कथाएं बुद्ध की रही है। ठीक है, जैसे बुद्ध के जीवन की एक कथा आती है, बहुत शॉर्ट में मैं कह देता हूँ। बुद्ध के जीवन की एक कथा आती है जिसमें वो एक व्यक्ति को ज्ञान दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति आता है तो उनको बहुत कुछ कहता है। बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, समाप्त हो गई आपकी बात। फिर वो चला जाता है, अगले दिन फिर आता है, फिर परिवर्तित होके आता है। तो ऐसी जो कथाएं हैं जो व्यक्ति का जीवन परिवर्तित कर देती है और उनके ऊपर जो बुद्ध के संदेश है उनको ये डिपिक्ट करती है। ठीक है, खजुराहो जो है उस समय पर जेनिथ कहें आप उसको, पीक कहें या शिखर कहें, तो शिखर स्तर की जो कला है वो खजुराहो की आर्ट है। और खजुराहो अगर आप गए होंगे तो आपने पाया होगा कि ये जो मंदिर है ये एक पर्टिकुलर लेआउट को फॉलो करते थे, जिन्हें पंचायतन कहा जाता था। हाई प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते, जो अभी एक मंदिर दिखाया था मैंने आपको कि जमीन पर नहीं है, जमीन से ऊपर एक प्लेटफॉर्म है 4-5-10 फुट का, उसके ऊपर ये मंदिर बनाए जा रहे थे। इन्हें जगती कहा जाता था। और जैसे जैसे अपवर्ड राइज ऑफ द टावर्स, अभी मैंने आपको दिखाया था कि मंदिर जो है वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, कि ये जो है ये मंदिर का प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ मंदिर की सीढ़ियाँ लग गई। ये अगर आप देखोगे ये सीढ़ियाँ लग गई, आप ऐसे चढ़ रहे हो, अब आप यहाँ पर स्टेबल हो गए। यहाँ मंदिर का मुख्य द्वार इन लोगों ने बना दिया और फिर मंदिर जो है वो ऐसे राइज कर रहा है और यहाँ पर आपको मंदिर का शिखर देखने को मिलता था। और बीच में ऐसे आपको आर्ट अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। तो ये जो है इनका आर्किटेक्चरल कंसेप्ट था, ये मैं आपको दिखा चुका हूं। ऐसे मंदिर आपने भारत में बहुत देखे होंगे कि जहां पर एक बेस है, सीढ़ियां हैं और यहां पर मीनारे, मीनारे नहीं, छोटे छोटे जो तोरण किस्म के हैं वो आपको दिखेंगे और वो ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक आर्किटेक्चरल वर्क है। ठीक है, उसके बाद यहां जो इसकी दीवारें होंगी उनके ऊपर ये कथाएं कहेंगे, यहां पर कथाएं कहेंगे सारे, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, खजुराहो जो स्कूल है, स्कूल ऑफ आर्ट जो है, उसमें ज्यादातर आप पाएंगे कि वो भी प्रोग्रेसिव आर्ट का ही एक हिस्सा है। जो टैबूज हमारे सोसाइटी में उनको तोड़ने की कोशिश इस स्कूल ऑफ आर्ट में भी की गई है। साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 मुख्य तत्व हैं व्यक्ति के जीवन के, या जो 4 मेजर हिस्से हैं, उनको डिपिक्ट करने की, उनको दर्शाने की, दिखाने की, बताने की कोशिश इस स्कूल में की गई है। समझ गए? ये मंदिर मैंने आपको बना के दिखाया था अभी ऐसे, इसका एक रियल एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से आपको मिलता है। यहां देखो ये बेस है, ये कम से कम देखो, मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ये आदमी खड़ा है, ये आदमी कितना होगा, 5.5 फुट का तो होगा कम से कम। तो अगर ये 5.5 फुट है तो फिर ये भी 5.5 फुट हो गया, इक्विडिस्टेंट है, और ये भी 5 फुट हो गया। तो यानी कि 10 फीट का बेस है, जमीन से लेके 10 फीट तक केवल इन्होंने बेस बनाया है। फिर बेस के ऊपर इन्होंने मंदिर की दीवारें बनाई है, ये स्तंभ बनाए हैं, और इनके ऊपर जो मंदिर है वो ग्रेजुअली ग्रो करता जा रहा है और यहां पर आपको शिखर देखने को मिलता है। और इसकी जो ये दीवारें हैं, ये जो दीवारें हैं मंदिर की, जो छतें हैं या जो यहां पर पत्थर लगे हुए इनकी जो दीवारें हैं, इनके ऊपर कहानियां उकेरी गई हैं, जातक कथाएं उकेर दी गई, हिंदू धर्म के पुराणों की कथाएं उकेर दी गई। क्योंकि ग्रंथ तो खो सकते हैं, मंदिर तो नहीं खोएगा, और इसीलिए मंदिरों को तोड़ा गया मध्यकाल में बहुत ज्यादा। उसका कारण ये था कि इन लोगों के मस्तिष्क से इनके सभ्यता के चिन्ह मिटा दिए जाए, और वो मिटे नहीं, उसको अलग बात है,
लेकिन कला का क्या अद्भुत नमूना है। कला प्रेमी अगर आप हैं तो आपका मन खुश हो जाएगा इसे देख के। फिर देखो, ग्वालियर फोर्ट है, जो मॉडर्न आर्ट आती है उसके अंदर जितने भी हमारे ये महल हैं, मकबरे हैं, या टॉम्ब्स हैं, या कोई और धार्मिक स्ट्रक्चर है, वो कला के ही नमूने हैं। तो जो ग्वालियर फोर्ट है, या जिसको मन मंदिर पैलेस भी कहा जाता है, वो भी ऐसे ही कला का एक अद्भुत नमूना है। राजा मान सिंह तोमर ने इसको बनाया था। मान मंदिर कहेंगे आप इसको, मन मंदिर नहीं कहेंगे। मान सिंह ने बनाया था, मान सिंह तोमर ने 15वीं सदी में। और टाइल आर्ट का एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इसे कहा जाता है। इसमें जो इसकी दीवारें हैं उस पर अलग अलग रंगों से अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रयोग किया गया है। सिद्धांचल जैन के जो स्टैचूज हैं उनको यूज किया गया है। रॉक आर्ट से बनाए गए हैं, ग्वालियर फोर्ट में लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टैचूज भी लगे हैं जो जैन तीर्थंकरों को दिखाते हैं। जैसे 57 फुट की आदिनाथ की एक मूर्ति लगाई गई है इस फोर्ट में। सॉरी, तेली का मंदिर है। तेली का मंदिर भारत में द्रविडियन आर्ट को दिखाता है। द्रविड़ आर्ट के भी मंदिर आपको दिखाऊंगा अभी कैसे होते हैं। ये तो आपने एक एग्जाम्पल देख लिया कि जो मेजर हिंदू टेम्पल आर्ट था वो कैसा था, कैसे शिखर बढ़ता है, कैसे क्या होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको द्रविडियन शिखर आर्ट का भी दिखाता हूँ। वैसे अगर आपने देखे होंगे, कोई भी मंदिर आपने दक्षिण भारत का देखा होगा, उसमें आप क्या पाते हैं कि ग्राउंड से लेके, ये ग्राउंड से लेके और मंदिर ऐसे 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 बढ़ता चला जाता है। इस तरीके के मंदिर होते हैं। यानी कि एक कला में तो आप बेस के ऊपर मंदिर बना रहे हो, ठीक है, जिसका यहां पर शिखर है। एक में आप बेस बना रहे हो, छोटा सा सीढ़ियां आपने लगा दी और मंदिर को ऐसे ऐसे आप ऊपर लेते चले गए, फिर नीचे ले आए और इसके ऊपर आपने चिन्ह और चित्र उकेर दिए, ये शिखर आपका हो गया। तो ये दो प्रकार की शैलियां हैं। ये वाली शैली जो है ये आप द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। अभी देखो, इनके दोनों के अलग अलग कारण हैं, प्रकार हैं। उसमें ज्योग्राफिकल कारण भी आपको कई बार समझ में आएंगे, कई कल्चरल या कहें कि उसको सांस्कृतिक कारण भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर उदयगिरी केव्स हैं और जो बेन सागर पिलर हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। मुरैना जो है, मुरैना में भी आपको बतेश्वर ग्रुप है जिसमें 200 टेम्पल आपको गुर्जर प्रतिहार स्टाइल के देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारों को तोड़ा गया है, बहुत सारों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कुछ हो गए हैं अपने आप, लेकिन अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। जो गुर्जर प्रतिहार स्टाइल है उसको दिखाने के लिए बतेश्वर ग्रुप अभी भी विद्यमान है। फिर 64 योगिनी है। 64 योगिनी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारा जो पुराना पार्लियामेंट है उसको डिपिक्ट करता है। ये जो सारे मंदिर हैं ये गुर्जर प्रतिहार कला को दिखाते हैं। अब इसमें क्या है कि सारे मंदिर एक गुच्छे में बने हुए हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये एक चट्टान से बनाए गए हैं, ना कि अलग अलग प्लेन के ऊपर इनको ला करके रखा गया हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लेन था और फिर रख दिया। रॉक कट आर्ट है ये। तो ये जितने भी हमारे जो अब तक हमने आर्ट पढ़ी है, मंदिरों की स्टाइल हो चाहे अन्य किसी प्रकार से जो भी स्कूल ऑफ आर्ट हैं अलग अलग, उनको मैंने आपको दिखाया और बताया कि कैसे सांची, खजुराहो, ग्वालियर, विदिशा, मुरैना आदि में किस स्टाइल के मंदिर हैं और कौन सी वंशावली ने, कौन सी प्रणाली ने उनको पैटर्नेज दिया। जैसे सांची में मौर्य कला है, खजुराहो में चंदेल कला है, ग्वालियर में तोमर और सिंधियाओं ने उनको पैटर्नेज दिया, विदिशा में गुप्त ने और मुरैना में गुर्जर प्रतिहार वंश ने बहुत पैटर्नेज दिया इस प्रकार की मंदिर कला को। अब बनाया क्या गया, तो सांची में स्तूप बनाए गए हैं, खजुराहो में नागर शैली में मंदिर बने हैं, ग्वालियर में इंडो इस्लामिक या राजपूत शैली में मंदिर बने हैं, विदिशा में रॉक कट और स्ट्रक्चरल जो मंदिर हैं वो बने हैं या उस तरीके की आर्ट बनी है, और मुरैना में सर्कुलर या क्लस्टर टेम्पल्स बने हैं। जो अभी मैंने ये दिखाए थे इनको क्लस्टर टेम्पल्स कहा जाता है, कि एक जगह पर रॉक कट करके बहुत सारे मंदिर बना देना। इनको पैटर्नेज दिया था गुर्जर प्रतिहारों ने, मुरैना के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और क्यों बनाए जाते हैं, तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए मेजरली बनाए जाते हैं। ये जो मंदिर हैं तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए, या जो 64 योगिनी गोलाकार जो ओल्ड पार्लियामेंट वाले जो मंदिर हैं उसको
आप पाएंगे कि ज़्यादा बनाए गए हैं वो तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, फिर देखो उसके बाद अगर आप आओगे तो आइकनोग्राफी है, ये हम देख चुके हैं इसमें। फिर जो स्टाइलिस्ट हैं वो चंदेल, परमार और इन सब की, गुप्त वगैरह की हम देख चुके हैं कि कौन से मटेरियल यूज़ करते थे, क्या एक्सप्रेशन ये लोग देने की कोशिश करते थे, कैसे कार्व आउट करते थे। ये मैं आपको अपने जो पुरानी बातचीत है इस कला की उसके दौरान सब बता चुका हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा अपने क्रैश कोर्स के बारे में बता देता हूँ। हम MPPSC के लिए MPGK का क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं। उसमें हम MPPSC की कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, MPGK पूरा सिस्टमेटिकली, हॉलिस्टिकली, एग्जॉस्टिवली कवर कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर हमारे ऐप का लिंक होगा, वहाँ जा कर के आप MPPSC के कोर्स को सर्फ करें, देखें, कोर्स का पूरा डिज़ाइन समझने की कोशिश करें। करीब 2 महीने में आने वाले जो आपके MPPSC का एग्ज़ाम है PSC का, उसके लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर करेंगे विद नोट्स, विद एवरीथिंग दैट यू नीड, मॉक टेस्ट चाहे जो भी आपको उसमें आवश्यकता लगे। 2 महीने के कोर्स में हम होलिस्टिकली पूरा उसको कवर करके और आपको PSC एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे फाउंडेशन के साथ, बहुत अच्छे एडवांस्ड नॉलेज के साथ प्रिपेयर करेंगे। तो आप जाइए और ये इस कोर्स को सर्व कीजिए। 15 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा था। वी विल टेक 1 और 2 मोर डेज। आप इसमें इनरोल अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो यू विल गेट बेटर डिस्काउंट्स इफ़ यू रजिस्टर राइट नाउ। 180 क्लासेस का शेड्यूल है, 60 दिन में 180 क्लासेस आपकी पूरी हो जाएंगी, नोट्स, PYQ और टेस्ट्स के साथ। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाएं और एक बार सर्व करें कोर्स को। उसके बाद आप देख पाएंगे कि आप कैसे बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं MPPSC के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो अभी जाएं और अभी इसमें रजिस्टर आप करें। ठीक है, चलो फिर कुछ मेजर स्टेट लेवल फेस्टिवल्स हैं। खजुराहो का डांस फेस्टिवल है, छतरपुर के आसपास होता है, एनुअली होता है 1975 से। ये वेस्टर्न ग्रुप टेम्पल्स की बैकबोन है। ठीक है, साथ ही जो टॉप क्लासिकल डांसेस हैं, भरतनाट्यम है, कथक है, ओडिसी है, वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। टेम्पल डांस भी इसको कहते हैं। ग्वालियर में तानसेन समारोह होता है, तानसेन का जो टॉम है वहाँ पर दिसंबर में ये होता है। साथ ही प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल है, सबसे पुराने म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक है। ये गंगा जमनी तहजीब के लिए बनाया जाता है। गंगा जमनी तहजीब का मतलब होता है इंडो इस्लामिक कल्चर ऑफ इंडिया, कि कैसे दोनों संस्कृतियां एक साथ मिलकर के फ्लरिश कर सकती हैं। बिकॉज तानसेन नवरत्न थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो वो दिखाता है कि अकबर ने कैसे तानसेन की कला को महत्व दिया। इसीलिए आज जब तानसेन को सेलिब्रेट किया जाता है तो नेचुरली वो एक इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस का पार्ट बन जाता है। कालिदास समारोह होता है उज्जैन में, 7 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसमें संस्कृत पोएट कालिदास की जो अचीवमेंट्स हैं, उनका साहित्य, उसको सेलिब्रेट किया जाता है और मेजर स्टेट लेवल कल्चरल फेस्टिवल इसे माना जाता है। उसके बाद इसमें संस्कृत ड्रामा होते हैं, क्लासिकल लिटरेचर और रिसर्च के ऊपर बातचीत की जाती है। अलग अलग जो गेस्ट्स होते हैं दे थ्रो लाइट ऑन ऑल द डेवलपमेंट्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर, साथ ही अनुवाद में क्या काम हो रहा है और बाकी जो फील्ड्स हैं वो कैसे संस्कृत से बेनिफिट ले पा रहे हैं, इसकी चर्चा होती है। इंटेलेक्चुअल इंडियन थॉट के लिए ज़रूरी है। भोपाल में लोक रंग होता है, रिपब्लिक डे पर होता है भारत भवन में, अभी होने वाला है। इसका मतलब आप जा सकते हैं, 26 जनवरी आने वाली है तो 26 जनवरी के समारोह में आप इसको देख सकते हैं। 5 दिन का फोक फेस्टिवल बेसिकली होता है, जहाँ पर ट्राइबल डांसेस और इंडियन क्राफ्ट्स के ऊपर एम्फेसिस होता है और MP को एज हार्ट ऑफ इंडिया करके सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर सिमस्तु कुंभ मेला है, उज्जैन में लगता है, 12 साल में एक बार लगता है और 2016 में आखिरी बार लगा था। तो 2016 के बाद से इसको जब हम बनाएंगे तो अब इसका समय है। फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस में 4 कुंभ मेले भारत में लगते हैं शिप्रा नदी के किनारे, सोशो रिलीजियस इसका इम्पैक्ट भी है। ग्वालियर ट्रेड फेयर है ग्वालियर में, और जो भगौरिया हाट है झाबुआ और अलीराजपुर में ये लगता है। रामलीला मेला हर साल आप जानते हैं कि लगता ही है। ग्वालियर दतिया में क्या, पूरे MP में लगते हैं, सैकड़ों मेले ऐसे होते हैं दशहरे के आसपास। पीर बुढ़ान मेला है शिवपुरी का, और जो मेजर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं वो साल भर ऐसे ही MP में चलते रहते हैं।
उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो राष्ट्रीय स्तर के भी कुछ मेले हैं जो लगा करते हैं एमपी में, और एमपी को एज हार्ट ऑफ इंडिया, एमपी के कल्चर को, एमपी के ट्राइबल कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए लगते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है जो हमने देखा, और मेजर जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, मेजर आर्ट्स ऑफ एमपी हैं, उनका सिग्निफिकेंस है, उनकी जो स्टाइल है उसके ऊपर हमने बात करी। ठीक है, हम एमपी जीके में और डिटेल में बात करेंगे आर्ट के ऊपर, फेयर फेस्टिवल के ऊपर। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप जाएं और हमारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमारे एमपीपीएससी के कोर्स को सर्व करें, ताकि हमारी जो ये बातचीत है हम और ज़्यादा बेहतर और विस्तृत तरीके से कर सकें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम एमपीपीएससी एमपीजीके के कोर्स में, क्रैश कोर्स में अगले फ्राइडे को आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू।